नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तर भारत के मैदान के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां आती है। लेकिन दोस्तों मेरे से एक गलती हो गई थी, उसमें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत केवल 3 ही श्रृंखलाएं हमारी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पीर पंजाल उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस मैप में जो ये लाल हुआ हिस्सा देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का जो विस्तार है या उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ है। इससे पहले हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, और हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे भारत के उत्तरी जो ये भाग है इस पर स्थित है, और इसके बाद का जो भाग है ये हमारा उत्तर का मैदान है। उत्तर के मैदान का निर्माण जो है हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। इन नदियों ने जितना निक्षेपण, जितना मिट्टी और गाद सिलट लेकर आए हैं, उन्हीं के द्वारा इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। ये अब आप समझिए कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत से आप सभी को पता है कि बहुत सारी नदियां निकलती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली इन नदियों ने बहुत सारा गाद सिलट अपने साथ लाया, और ये जो हमारा हिस्सा था, इस हिस्से में इन्होंने इस गाद सिलट को लाकर भर दिया, क्योंकि इस ढाल वाले भाग के बाद जो समतल भाग था वो केवल यही वाला भाग था। इससे ऊपर जितना भी भाग था वो सब तीव्र ढाल वाला था। अब जब कोई भी चीज इस तीव्र वाले ढाल से निकलेगी तो वो जितना अपने साथ जितना भी गाद सिलट लेकर आएगी वो सब समतल भाग में निक्षेपण उसका करेगी, और इसी समतल भाग में इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के द्वारा इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत का जो क्षेत्रफल, उत्तर भारत के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो हमारे उत्तर भारत के मैदान का जो क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला से जितनी अधिक नदियां अपने साथ गाद सिलट को लेकर आई है वो सब नदियों ने यहाँ निक्षेपण उसका किया है, और इसी निक्षेपण के बाद इस समतल भाग का निर्माण हुआ, और जिसे हम आज उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है वो राजस्थान के कुछ हिस्से में, कुछ हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, और यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अब हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है, जबकि पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक, अब आप देखिए कि ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। इसकी जो चौड़ाई है इधर अधिक है इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में कम है। इसकी जो अब हम देखते हैं कि इसकी पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा कितनी है। तो पश्चिम में इस भाग की जो चौड़ाई है वो लगभग 300 किलोमीटर है, और पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 150 किलोमीटर है। ठीक, अब हम इसकी जो कुल चौड़ाई है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका जो कुल पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो क्षेत्रफल है वो 2400 किलोमीटर है। और इसका जैसे कि आपको पता है कि जब नदियां ऊपर से बहुत सारी गाद और सिलट को लेकर आई है तो वो इस वाले जो समतल भाग को है उन्होंने भरती रही और इसको इन्होंने समतल कर दिया। और इस समतल भाग की कुल जो गहराई है, यानी जो नदियों ने जितना निक्षेपण किया है, जितना अधिक इन्होंने गाद सिलट लाया है, वो कितनी मोटाई तक नीचे तक चला गया है वो 200 मीटर है। यानी इस मैदानी क्षेत्र की कुल गहराई कितनी है, 2000 मीटर है, 2000 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 200 मीटर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 2000 मीटर है, और ये पश्चिम की ओर लगभग 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, और पूर्व की ओर कम से कम इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक का इसका कुल क्षेत्रफल 2400 किलोमीटर तक है।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत का जो मैदान है, इसको हमने कितने भागों में बांटा है ताकि हम इसे आसानी से पढ़ सकें। तो हमने इसका जो भौगोलिक विभाजन किया है वो 3 भागों में किया है, और इसके भौगोलिक विभाजन में सबसे पहला जो इसका क्षेत्र आता है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है, जिसमें सिंधु घाटी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो सिंधु घाटी क्षेत्र, हमें पता है कि हमारी सिंधु नदी इस वाले रीजन में बहती है, इसमें पंजाब, हरियाणा ये वाले राज्य आते हैं। तो एक जो भाग है हमारा, वो हमारे उत्तरी मैदान का, वो सिंधु पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी सिंधु घाटी क्षेत्र वाला भाग है। दूसरा हमारा भाग है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा वो वाला क्षेत्र आता है जिसमें गंगा नदी बहती है, यानी ये हमारा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें हमारी मेनली गंगा नदी बहती है। तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है पूर्वी मैदान, यानी ये वाला हिस्सा, ये हमारा पूर्वी मैदानी वाला जो क्षेत्र है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कि तिब्बत से निकलती है और इस वाले रीजन में बहते हुए निकलती है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, और इसे ये हमारा पूर्वी मैदानी वाला, यही हमारा पूर्वी मैदानी वाला भी क्षेत्र है। अब हम इन भागों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदान में इसमें जो कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें पंजाब आता है हमारा, हरियाणा आता है, राजस्थान का कुछ भाग आता है, ये हमारा राजस्थान का कुछ भाग, इसी में पंजाब, हरियाणा ये वाला क्षेत्र हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में आता है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें सिंधु है, सतलुज है, रावी और ब्यास, ये वाली नदियां इस वाले क्षेत्र में बहती है, और इन्हीं नदियों के द्वारा लाए हुए निक्षेपण के द्वारा इस क्षेत्र में मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब दूसरी हमारी इस क्षेत्र की जो विशेषता है वो ये है कि जब यहाँ बहुत सारी नदियां बहती है तो इन नदियों से अलग अलग नहरें निकाली गई है, और इन नहरों से इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। जैसे कि हमारा पंजाब वाला रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी कृषि होती है, तो वो यही, उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकलती है, और इन नदियों के द्वारा बहुत सारी नहरें निकाली गई है, और जिनसे इस राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और हमारी देश की सबसे बड़ी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, वो भी राजस्थान में ही स्थित है, इसी वाले क्षेत्र में स्थित है। दूसरा हमारा आता है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र यानी गंगा का जो क्षेत्र है, जहां से हमारी गंगा नदी, जिस क्षेत्र में गंगा नदी अपने निक्षेपणों को छोड़कर चलती है, तो हमारी यहाँ से हमारी गंगा नदी आती है, और ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल इन राज्यों से होते हुए बहती है, और अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण वो इस क्षेत्र में करती है। तो ये हमारी गंगा के द्वारा लाए गए निक्षेपणों के द्वारा या अवसादों के द्वारा इस क्षेत्र में मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इस क्षेत्र में मेनली हमारे यूपी आते हैं, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, और इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा और यमुना इसकी प्रमुख नदी है। तीसरा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो आप सभी को पता है कि हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो इसी वाले रीजन में रहती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत अधिक कृषि की जाती है, और ये क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण बहुत अधिक उपजाऊ है। और दूसरी बात यह है कि ये समतल भाग भी है, तो समतल भाग में पर्वतीय भाग की अपेक्षा रहने की जो व्यवस्था होती है वो आसानी से हो जाती है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो इसी वाले रीजन में रहती है, हमारे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। और यहाँ की प्रमुख नदियां भी गंगा और यमुना है, और ये भाग बहुत अधिक उपजाऊ है। तीसरा हमारा भाग आता है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत हमारा ये असम, अरुणाचल प्रदेश वाले और उत्तर पूर्वी राज्य आता है। तो इसमें असम आता है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसके कुछ, हर राज्य के थोड़े थोड़े इसमें भाग आते हैं। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो, इसकी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी तिब्बत से निकलते हुए इस वाले रीजन में बहते हुए बांग्लादेश होते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी जो सहायक नदी है दिहांग, दिवांग, ये सारी नदियों के द्वारा यहाँ पर निक्षेपण किया गया, और इन निक्षेपणों के द्वारा ही इन पूर्वी राज्यों में मैदानों का निर्माण हुआ। और इसकी विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। आपको पता है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय में, मौसिनराम में होती है, और मेघालय भी इसी पूर्वी राज्यों में स्थित है। ठीक, तो यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, और यहाँ की भूमि कैसी है? दलदलीय भूमि है। इसके बाद पहले हमने नदियों, उत्तर भारत के मैदान का जो विभाजन पढ़ा वो हमने भौगोलिक आधार पर पढ़ा। उसमें हमने पश्चिम मैदान,
मध्य मैदान और पूर्वी मैदानों में पड़ा। अब हम उत्तर भारत के मैदानों का एक विभाजन दूसरी तरीके से करेंगे, वो है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, ऊंचाई और बाढ़ की प्रवृत्ति के आधार पर भी हमने उत्तर भारत के मैदानों को 4 अलग-अलग भागों में बांटा है। और उन भागों को अब हम देखते हैं। तो पहला हमारा है भावर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर और चौथा खादर। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा भावर कौन सा क्षेत्र होता है, तराई कौन सा क्षेत्र होता है, भांगर कौन सा क्षेत्र होता है और खादर कौन सा क्षेत्र होता है। तो ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बहुत सारी नदियां आती है। अब ये नदियां आती है जैसे जैसे जब इनका ढाल तीव्र होता है तो इनकी जो गति होती है वो पर्वतीय क्षेत्र में भी तीव्र होती है। लेकिन जैसे जैसे इनका ढाल मंद होता जाता है, ये अपने साथ बहुत सारा जो गाद और मिट्टी लेकर आती है उसका निक्षेपण करना स्टार्ट करती है। और जब वो निक्षेपण करना स्टार्ट करती है तो अपने साथ वो जितने मोटे मोटे पदार्थ यानी मोटे मोटे पत्थर, बालू ये लेकर आती है, वो कम जिस क्षेत्र में ढाल कम होने लग जाता है उस क्षेत्र में उसका निक्षेपण करने लग जाती है। और जैसे जैसे वो उन क्षेत्रों में उन चीजों का निक्षेपण करने लग जाती है तो क्या होता है कि अब आप लगाइए कि ये उत्तर से हमारी बहुत सारी नदियां आई, उत्तर से इनका ढाल जैसे जैसे कम होता गया तो इन्होंने अपने साथ लाए हुए अवसादों का निक्षेपण करना स्टार्ट किया। और निक्षेपण में सबसे पहले उन्होंने मोटे मोटे बालू, मोटे मोटे पत्थर, बालू इन सबको छोड़ना स्टार्ट किया। अब जैसे ही नदी इन मोटे मोटे बालू और पत्थरों को छोड़ना स्टार्ट करेगी तो नदी का जो जल है, आपने कितनी बार देखा होगा कि जब हम किसी पत्थर वाले इलाके में जहां बहुत सारे पत्थर हैं वहां पर अगर पानी डाल दे तो पानी क्या होता है कि नीचे से बहने लग जाता है और ऊपर पत्थरों के ऊपर पानी हमें नहीं दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ से जैसे ही हमारी उत्तर हिमालय की नदियां निकलती है और इनका ढाल कम होता है तो ये अपने द्वारा लाए गए जो इनके गाद, अवसाद और मोटे मोटे जो बालू होती है उसको छोड़ना स्टार्ट करती है। और जैसे ही नदियां इनको छोड़ना स्टार्ट करती है तो नदियां क्या होती है कि इनके नीचे से बहनी स्टार्ट होती है और ऊपर हमें केवल बालू दिखने लग जाती है। और यही वाला क्षेत्र जो होता है हमारा भावर क्षेत्र होता है। तो अब हम भावर क्षेत्र की विशेषता देखते हैं। तो जो हमारा भावर क्षेत्र है ये हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। यानी ये हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली ठीक नदियों के द्वारा सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र आता है वो भावर क्षेत्र आता है। दूसरा ये किन किन राज्यों में विस्तृत है, तो ये यूके यानी उत्तराखंड में, यूपी, बिहार इन वाले क्षेत्रों में स्थित है। जैसे हमारी हिमालय पर्वत से निकलने वाली यहाँ से हमारी नदियां आई, इन नदियों का ढाल जैसे ही कम हुआ तो इन्होंने यहाँ पे मोटे मोटे बालुओं का निक्षेपण स्टार्ट किया। और इन बालुओं का जैसे ही ये निक्षेपण स्टार्ट करती है तो यही क्षेत्र हमारा भावर क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, तो क्या होता है कि जैसे जैसे इस क्षेत्र से बहुत सारी जब नदियां गाद मोटी बालुओं को छोड़ती है तो इस क्षेत्र में की जो आकृति हो जाती है वो मोटे मोटे कंकड़ और बालुओं से युक्त हो जाती है। यानी इस क्षेत्र में हम जब इन भावर क्षेत्र को देखेंगे तो भावर क्षेत्र में ज्यादातर हमें बालू और मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ की जो नदियां होती है वो पहाड़ों से उतरकर सीधा इसी क्षेत्र में आती है और कंकरीली जमीन में समा जाती है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही नदियां मोटे मोटे बालुओं या पत्थरों के नीचे जैसे ही हम पानी डालेंगे ऊपर से तो वो क्या होगा कि पत्थरों के नीचे से बहने लग जाएगा, उसके ऊपर हमें नहीं दिखेगा। उसी तरीके से भावर क्षेत्र में भी क्या होता है कि जब नदियां उत्तर से आती है तो मोटे मोटे बालुओं को जैसे ही इनका ढाल कम होता है तो इनको निक्षेपित करना स्टार्ट करती है। और निक्षेपित करना जब ये स्टार्ट करती है तो नदियां इनके नीचे से बहकर निकल जाती है और ऊपर ये हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि नदियां जो है विलुप्त हो गई है। विलुप्त यानी नदियां नीचे से जबकि नदियां विलुप्त नहीं हुई होती है, वो बल्कि इन बालुओं, इन मोटे पत्थरों के नीचे से बहते हुए जाती है। और इस क्षेत्र में कृषि करना मुश्किल होता है। अब कृषि करना तो मुश्किल होगा ही क्योंकि ये क्षेत्र क्या होता है, बालुओं से युक्त होता है, मोटे मोटे पत्थरों से युक्त होता है। अब आप बताइए कि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक पत्थर हैं, बहुत मोटे मोटे पत्थर है, तो वहां पर हमारे लिए कृषि करना मुश्किल ही होगा। ठीक, तो इसीलिए इस क्षेत्र में कृषि करना मुश्किल होता है और इस क्षेत्र में कृषि जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। अब हम पहला क्षेत्र हमने देखा अपना भावर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं तराई क्षेत्र। आपने देखा कि भावर क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां जैसे ही हिमालय पर्वत से आती है और इन्हें मंद ढाल मिलता है तो क्या होता है कि ये मोटे मोटे बालुओं को छोड़ती है। अब इस क्षेत्र में जैसे ही मोटे मोटे बालू इकट्ठे होते हैं
तो हमारी जो नदियां होती है इनके नीचे से बहते हुए जाती है, जिस कारण हम ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो गई है। अब ये जो जल होगा ये आगे जैसे ही भावर हमारा क्षेत्र, ये भावर क्षेत्र खत्म होगा, जैसे ही ये क्षेत्र आगे आगे वाले क्षेत्र में जाएगा और उस क्षेत्र की जो मिट्टी होगी उसके साथ मिलेगा, तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, दलदलीय हो जाएगा। और इसी दलदलीय क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। अब हम तराई क्षेत्र की विशेषता पढ़ते हैं, तो ये भावर के ठीक नीचे है। इस क्षेत्र में जो मेन कौन कौन सा एरिया आता है, तो हमारा कौन सा वाला एरिया आता है, ये हमारी हिमालय की नदियां हैं। जैसे ही हिमालय की नदियां आती है, इनको हल्का ढाल इनका जो ढाल है वो कम होता जाता है, तो ये वाला क्षेत्र हमारा भावर में आ जाता है। अब ये भावर के बाद हमारा ढाल जो होता है वो और मंद होने लग जाता है, तो इस क्षेत्र में जो पानी है नदियों द्वारा वो बहने लग जाता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में हमारा नेपाल स्थित है, तो नेपाल और नेपाल से लगे जो भाग हैं वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दूसरा है कि जो पानी भावर में जमीन के नीचे, जो भावर में पानी जमीन के नीचे चला जाता है वो इस क्षेत्र में बाहर निकल जाता है, जिस कारण ये क्षेत्र दलदलीय हो जाता है। ठीक, इसकी जमीन जो होती है नरम होती है, दलदलीय होती है, या इस क्षेत्र की जमीन। और यहाँ क्या होता है, अब आप देखिए कि नदियां हैं, कौन सी नदियां, ये हिमालय की नदियां, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आ रही है। जैसे ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, इसके द्वारा जो जितने मोटे कंकड़ पत्थर थे वो तो भावर क्षेत्र में छोड़ दिए गए। अब भावर क्षेत्र में छोड़ दिए गए तो इसका जो उपजाऊ जो मिट्टी और जो जल है वो इस जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जल में मिट्टियों के साथ ये जल मिल गया, और जैसे ये इसके साथ मिल गया तो क्या हो जाता है कि ये क्षेत्र जो हो जाता है, ये मिट्टी और जल जब मिलता है तो ये क्षेत्र दलदलीय हो जाता है, और इसी कारण ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ भी होता है। और जिस वजह से इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत अच्छी कृषि इस क्षेत्र में होती है। और इस क्षेत्र की जो मेन जो इस क्षेत्र में कृषि होती है वो धान, गेहूं और इस चीज की इस क्षेत्र में कृषि होती है। तीसरा हमारा जो क्षेत्र है वो है बांगर क्षेत्र। बांगर वो क्षेत्र होता है कि जब हमारी जो नदियां हैं, जैसे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से हमारी ये नदियां निकल रही हैं। अब ये नदियां क्या होती है, जैसे ही निकलती है तो नदियों द्वारा लाया गया, जैसे इनका ढाल जो है वो मंद होता है, तो इन नदियों द्वारा लाया गया जो अवसाद होता है वो नदियां अपने किनारों पर छोड़ती चली जाती है और आगे बहती जाती है। जैसे ही वो इस क्षेत्र में इस निक्षेपण को या अपने द्वारा लाए गए अवसादों को छोड़ती है, तो ये हमारा जो क्षेत्र होता है ये ऊपर उठने लग जाता है। और जैसे ये क्षेत्र ऊपर उठने लग जाता है तो ये नदियों, जैसे यहाँ से नदियां आई, इस वाले क्षेत्र में इसने अब निक्षेपण करना स्टार्ट किया और अपने इस वाले क्षेत्र में भी उसने निक्षेपण स्टार्ट किया, तो ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं, ये दोनों क्षेत्र क्या हो गए, इन नदियों के ढाल से ऊपर हो गए, और ये इन क्षेत्रों को ही हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर वो क्षेत्र होते हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए होते हैं, कि इन मैदानों को बनने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि हिमालय की नदियां जैसे बहती आती हैं तो वो अपने आसपास जैसे जैसे ढाल कम होगा वैसे वैसे वो निक्षेपण करती जाएगी, और निक्षेपण करती जाएगी तो जो उसके ढाल के किनारे के जितने हिस्से होंगे वो ऊपर उठते जाएंगे, और ये ऊपर उठे हिस्से ही बांगर होते हैं। तो अब हम बांगर की विशेषता देखते हैं। तो बांगर जो वो जमीन होती है जो नदी वर्तमान बाढ़ सीमा से, वो क्षेत्र होता है जो वर्तमान बाढ़ सीमा से ऊपर होता है, यानी वो क्षेत्र, जैसे हमारी नदियां इस क्षेत्र से आई तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि अगर नदी का जो फ्लो है वो बहुत अधिक से बहुत तेजी से आया तो ये पूरा ही जो एरिया होगा यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। लेकिन जो बांगर वाला जो क्षेत्र होता है, जो नदियों ने पहले निक्षेपण किया है और जिसकी वजह से ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठ गया है, तो इस क्षेत्र में बाढ़ आने की जो संभावना होती है वो कम होती है, क्योंकि ये क्षेत्र इसके घाटियों से ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा बांगर क्षेत्र है, और यहाँ पर जो नदियों द्वारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। ये क्षेत्र भी उपजाऊ होता है, और इस क्षेत्र में थोड़ा कंकरीली जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में अधिकतर लोग भी बसते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ से भी बाहर होता है, इसी कारण इस क्षेत्र में अधिक मकान बनाए जाते हैं। चौथा हमारा क्षेत्र है
खादर क्षेत्र। और ये खादर जो क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां बहती है और हर साल बाढ़ को लेकर आती है। अब ये हमारा बांगर क्षेत्र हो गया था, क्योंकि जो नदियों ने निक्षेपण किया था, इसकी वजह से इसकी घाटी के बगल के जो क्षेत्र थे वो ऊपर उठ गए थे। अब ये तो हमारा बांगर क्षेत्र था, लेकिन जो ये घाटी वाला हिस्सा है जहां पर नदियां हर साल बह रही है और अपनी द्वारा लाई गई मिट्टी का निक्षेपण कर रही है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को हम खादर कहेंगे। और ये खादर क्षेत्र हर साल लगभग बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि अब आप ये लगाइए कि हिमालय से नदियां निकल रही है और नदियां जैसे ही निकल रही हैं तो इस क्षेत्र में क्या कर रही है? मिट्टी या गाद का अवक्षेपण, मिट्टी और गाद को छोड़ती भी जा रही है। अब क्या होता है कि नदियों का फ्लो जैसे ही बढ़ता है, नदियां क्या होगी, इस क्षेत्र में जितनी पहले की जो मिट्टी है या गाद है उनको लेकर चलेगी और इस क्षेत्र में नई मिट्टी जो वो उस वर्ष लेकर आएगी, उस मिट्टी को छोड़ती हुई वो आगे चलती जाएगी। तो बांग खादर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और जिस वजह से क्या होती है कि वहां की जो पुरानी मिट्टी है वो बहकर चली जाती है और वहां नई मिट्टी का निक्षेपण होता है, और इसीलिए खादर को नई मिट्टी से निक्षेपित मैदान भी कहा जाता है। ठीक, और ये क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ होता है। अब हिमालय से लाई हुई नदियों ने जैसे ही हमारे उत्तर भारत बहुत उपजाऊ बना दिया है, उसी तरीके से इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि जब हर साल जो नदियां हैं वो अलग अलग मिट्टी को लेकर आ रही हैं और पहले वाली मिट्टी को बहा कर ले जा रही है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये उपजाऊ होने लग जाता है और इसी कारण इस क्षेत्र में धान, गेहूं, इन सब की बहुत अधिक फसल होती है। और ये इस क्षेत्र में बाढ़ का भी बहुत अधिक खतरा होता है। हमारा उत्तर भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये समतल मैदान है। दूसरी चीज ये है कि इस क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छी होती है, तो इसी वजह से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, जिन राज्यों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो राज्य इसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। ठीक, पर इस क्षेत्र में जो कमियां वो ये है कि इस क्षेत्र में हर साल जब बहुत सारी नदियां बहकर आती है तो बहुत सारा पानी लेकर आती है, और जिस वजह से यूपी, बिहार और जैसे असम वाला जो एरिया है वहां पर बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।